प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास नागपुर उत्तर महाराष्ट्र से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले, जैसे कि आप लोग मेरे नियमित दर्शक हैं और जो मुझे नहीं देखता है वो भी मुझसे कुंडली विश्लेषण वीडियो का ही कराना चाहता है, और शायद ये वैसे ही हैं जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है, मेरा कार्यक्रम नहीं देखा होगा, या देखा भी होगा तो, पर ये मेरे नियमित दर्शक नहीं हैं सामान्यतया, पर इन्होंने अपनी कुंडली मुझसे वीडियो विश्लेषण के माध्यम से जानने की इच्छा की है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देते हैं। जो भी जातक पौष और माघ माह में जन्मा होता है वो सामान्यतया घुमंतु मानसिकता का होता है, मतलब उसका दिमाग बहुत ऊंचे लक्ष्यों को लेकर के चलने वाला होता है। बहुत जल्दी किसी काम से कई बार व्यक्ति ऊब जाता है, इस वजह से उसे घूमना बड़ा अच्छा लगता है, प्राकृतिक और दृश्यों को देखने वाला। शिशिर ऋतु पे शनिदेव का प्रभाव होता है, इस वजह से जिस व्यक्ति की कुंडली में उसका जन्म अगर शिशिर ऋतु में हुआ है, उनके सारे काम बनेंगे, थोड़े विलंब से बनते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि काम बनेगा नहीं, बिल्कुल बनेंगे, सारे लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और व्यक्ति सफल इंसान कहा भी जाएगा। बस बात इतनी सी है कि देर होता है। बुधवार को जन्मे होने से व्यक्ति व्यापारिक किस्म और व्यापारिक नेचर का होता है। बुधवार को जो लोग जन्मे होते हैं वो ब्राह्मणों का आदर करने वाले, कृतज्ञ होते हैं, धनी और व्यापारी होते हैं। कृष्ण पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को पिता की संपत्ति से भी लाभ होता है, संतति का भी लाभ होता है, और उसके पास नियमित रूप से एक अच्छी खासी संपत्ति रहती है या उसे नियमित धन की प्राप्ति होती रहती है। ये चंद्रमा शुभग्रह है, इसके कारण व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का चरित्र, व्यक्ति का चिंतन और व्यक्ति की गंभीरता काफी अनुकरणीय और सराहनीय है। पुष्य नक्षत्र, नक्षत्रों का राजा जिसके अधिपति शनिदेव होते हैं। पुष्य नक्षत्र शनि का है नक्षत्र, ये नक्षत्र शनि का है, पर वस्तुतः इसके जो अधिपति स्वामी देवता हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसे लोग जो पुष्य नक्षत्र में जन्मे हैं उन्हें ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप अपने जीवन काल में जब जब कभी कभी समस्या ग्रसित हो, व्यक्ति समस्या से ग्रसित हो, तब तब उन्हें कम से कम 5000-7000 बार अपने घर में किसी ब्राह्मण के द्वारा जप करा लेना चाहिए। ओम बृहस्पतये नमः। और ये ऐसे देवता हैं, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के आचार्य हैं, पुरोहित हैं, और ये प्रसन्नता से, खुशी से, घर में खुशनुमा माहौल से, पूजा पाठ से, यज्ञ से, दान से, तप से, तपस्या से, मंत्रों के जप से, गुरु दीक्षा से, गुरु मंत्रों से, ब्राह्मणों के आदर से, गायों की सेवा से, मंदिरों के दर्शन से, तीर्थ से प्रसन्न होते हैं। मतलब व्यक्ति जो जितना ये ऐसा करेगा उतने ही नक्षत्रों का बल उसे मिलता जाता है। तो ये पुष्य नक्षत्र है, और ऐसे जातकों को अगर हो सके तो कुश की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, और ये बहुत ही बलवान नक्षत्र है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक वैसे बीमार पड़ते नहीं हैं, पर अगर कभी कभी छोटी मोटी बीमारी होगी तो बुखार वगैरह परेशान करता है। अल्सर वगैरह पेट की बीमारियां, पेट में नसों में घाव या फोड़ा हो जाता है जिसे अल्सर कहते हैं। कई बार कफ की अधिकता के कारण जातक को कफजनित बीमारियां देखने को मिलती हैं। हालांकि ये बहुत ही उत्तम बात होती है कि व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में जन्मा है और नक्षत्र के अधिपति शनि ही, जो नक्षत्र हैं उस नक्षत्र के अधिपति शनि देखिए इस कुंडली में लग्नेश और धनेश होकर के जन्म कुंडली में गुरु के साथ परिवर्तन कर रहे हैं। तो गुरु और शनि, गुरु की राशि में शनि बैठ गए और शनि की राशि में गुरु बैठ गए। तो लग्नेश के नक्षत्र में जातक जन्मा और वो नक्षत्र के अधिपति जो शनिदेव हैं वो गुरु के साथ परिवर्तन करके महान राजयोग बना दे रहे हैं और व्यक्ति को धनाढ्य और सुखी बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जरा ध्यान से देखें तो पुष्य नक्षत्र कर्क राशि मतलब चंद्रमा की राशि है और शनि का ये नक्षत्र है। तो इस हिसाब से शनि और चंद्रमा से जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें कई बार पेट्रोलियम में, डीजल में, केरोसिन में, यातायात में, ट्रांसपोर्ट में
और मिट्टी के नीचे दबी हुई चीज़ें जो खनिज पदार्थ होते हैं, उनसे संबंधित कारोबार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बिजली का सामान और गैस एजेंसी, इस तरीके का काम करते हुए देखा जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा धनवान नहीं होते, लेकिन इनका कोई भी काम रुकता नहीं है और समाज में धन के ही कारण जाने जाते हैं। सुखी रहते हैं, ऐसा भी है, पर अपने मन में अंतर्द्वंद के कारण इन्हें घूमना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक ही जगह पे कई बार रह करके ये बोर हो जाते हैं और प्रायः ये सोचते हैं कि कहीं घूम आते हैं, ऐसा प्रभाव रहता है। थोड़ी सी उदासीनता और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेना, मन के उदार हैं, मन में कोई गलत और गंदा बुरा भाव नहीं है, भाग्यशाली है, पति और पत्नी को आयु देने वाली ये कुंडली हो जाती है। व्यवसायिक नेचर होने के कारण व्यक्ति व्यवसाय को अच्छे तरीके से संभाल लेता है, अपने पुरखों के दिए हुए संस्कारों को जीवित रखने वाला होता है और बहुत बिल्कुल भी षड्यंत्रकारी नहीं होता। मतलब षड्यंत्र दिमाग में नहीं है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। गलत और बुरे दोनों ही प्रकार के लोगों से मैत्री है, पर अच्छे लोगों से मैत्री ज़्यादा है। नियमित दिनचर्या का पालन करने वाला, बेहतरीन मानसिकता का, दैदिप्यमान स्वस्थ सुंदर शरीर वाला व्यक्ति होता है। बहुत ज़्यादा गोरा नहीं, पर सांवले शरीर का ही है, गेहुआ रंग, लेकिन काया बड़ी अच्छी है। ऐसा जन्म कुंडली में पंचांग को देख करके कह रहा हूँ। प्रीति योग में जन्मे जो लोग होते हैं उनको कई बार अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं से प्रेम होता है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के कारण शुद्धता है, इसकी मैं प्रशंसा जितनी करूं कम होगा। शुद्धता है, सात्विकता है, कर्मठता है, न्यायप्रियता है, धार्मिकता है, दानशीलता है, बौद्धत्व का प्रभाव है, जीवन में समरसता का माहौल बना हुआ है, ज्ञान उत्कृष्ट, दार्शनिकता बहुत ऊंची और नैतिकता बहुत श्रेष्ठ जातक के जीवन में समाहित होते हैं। शुद्ध जीवन, चैतन्य जागरण और बेहतरीन मानसिकता के साथ व्यक्ति अपने जीवन की यात्रा को, अपने संपूर्ण जिम्मेदारियों को बहुत मजबूती से, बेहतरीन तरीके से निभाता है। माता और पिता के नाम को रोशन करने वाला कुल दीपक होता है। इसकी प्रशंसा मैंने इतनी कर दी और ये निश्चित रूप से सिर्फ अपने मुंह की बात नहीं कह रहा हूं, ये कुंडली बहुत व्यवस्थित बनेगी। कारण है क्योंकि लग्न में ही मंगल शुक्र के साथ बैठे हैं। यहाँ पे कई बार लोग कह देंगे ये लंपट योग है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मंगल उच्च के बैठे हैं और शुक्रो 10 सहस्त्राणी बुद्धो 10 शतानि च। लग्न में शुक्र 10,000 दोषों का शमन करने वाले हो जाते हैं। और साथ ही साथ जरा ध्यान से देखें तो लग्नेश का परिवर्तन जन्म कुंडली में गुरु के साथ हो रहा है। तो गुरु और शनि का आपस में जो परिवर्तन होगा वो जातक की कुंडली का महान परिवर्तन योग बनाएगा, जो न्यायप्रियता जातक को सिखाएगा, पुराणों का अध्ययन, धर्मशास्त्र को सुनना, लोगों का आदर करना, बड़ों का सम्मान करना, गंभीर वाचन करना और इतना ही नहीं, मंत्रज्ञ होना, मंत्र को जपने वाला, ऊंचे और अच्छे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाला, प्राप्य वस्तु को समझने वाला। प्राप्य क्या है? प्राप्य वो है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी भी और वस्तु को प्राप्त करने का मन ना करे, बुद्धि जाए ही नहीं, आपकी इंद्रियां उधर जाए ही नहीं। प्राप्य कौन है? एकमात्र परात्पर अखिलेश्वर भगवान नारायण या परमात्मा। तो व्यक्ति को उस प्राप्य का बोध होता है कि मुझे क्या प्राप्त करना है और उस प्राप्त करने की विधि क्या है, निषेध क्या है और उसके जो है उसका लाभ क्या है। वहाँ लाभ और हानि कुछ भी नहीं होता, वही प्राप्य है। तो कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो समुचित आदर्श का पालन करता है वो द्वितीय भाव के गुरु के कारण, और जरा ध्यान देखें तो उस पे उनके साथ केतु बैठे हैं जो व्यक्ति के मन बुद्धि को बड़ा ही अनुभवी और सारगर्भित बना देते हैं। इसमें जरा भी संशय नहीं है कि व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव के गुरु एक अच्छा खासा धन अर्जन करने वाला, पिता के धन हैं पर फिर भी उसमें कोई लालच नहीं है और एकदम बिल्कुल निष्कपट भावों के साथ समाज की और माता पिता की, अपने कुटुंबों की सेवा करने वाला, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाला होता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है, इसे मैं बहुत अच्छा कहूँगा। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ब्राह्मण वर्ण है, देवगण है, जहाँ शुद्धता विराज रही है, जहाँ सुचिता विराज रही है, कर्तव्य परायण व्यक्ति को बना रहे हैं। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि सूर्य आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में कहाँ बैठे हैं? 12वें भाव में बुध के साथ दृश्य क्षेत्र में बैठे हैं। उसकी कमजोरी होगी जो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे चंद्रमा शुभग्रह बन रहे हैं और कुंडली को एक अच्छा नेचर दे रहे हैं। अब आइए मैं आपकी कुंडली में लग्न, नवांश और दशमांशा कुंडली पे ग्रहों के स्थिति का एक बार दर्शन करा देता हूँ। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जातक की कुंडली पे लेके आते हैं। सबसे पहले विचार करते हैं लग्न में। लग्न में शुक्र बैठे हैं और मंगल बैठे हैं, इसका फल क्या होगा? मतलब ये नेचुरली जातक को क्या दे रहे हैं? कई बार आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, पर ज्योतिष में इसे कैसे हम देखेंगे?
तो शुक्र कौन है इस कुंडली के दशम भाव के स्वामी, और मंगल कौन है इस कुंडली के लाभ भाव के स्वामी। लाभेश और चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, और शुक्र इस कुंडली के दशम और पंचम के स्वामी होते हैं। इन दोनों ग्रहों का लाभेश का लग्न में बैठना, दशमेश का लग्न में बैठना एक उपाय, एक जो साधारण से भी उत्कृष्ट परिणाम देगा। ये जातक को दीर्घायुष्य का वर दे देते हैं। जातक अच्छी आयु को प्राप्त करने वाला होता है। इसका अर्थ क्या होगा? अच्छी आयु का अर्थ होता है स्वस्थ आयु, एक अच्छी आयु जिसकी आप कल्पना करते हैं, एक स्वस्थ आयु जो आप चाहते हैं, और अकाल मृत्यु का दोष नहीं। आपने पूरी कुंडली पढ़ ली और उसमें आयु का निर्धारण नहीं किया, आयु को देखा नहीं, तो वो कुंडली अध्ययन सामान्यतया व्यर्थ है। तो यहाँ पे हमें, जब हम कुंडली में आते हैं, तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि लग्न के अधिपति या तो लग्न में हो, दशम के अधिपति या तो केंद्र में बैठे हों, लाभ के अधिपति या तो केंद्र में बैठे हों, या तो जन्म कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर शनि या राहु की दृष्टि हो। अष्टम भाव के अधिपति कौन है? सूर्य हैं। उनके ऊपर कौन देख रहा है? सूर्य के ऊपर देखिए राहु की दृष्टि है और शनि की 10वीं दृष्टि है। तो जातक कभी भी अकाल मृत्यु का योग नहीं है, अच्छी आयु, स्वस्थ आयु का मालिक होगा, और देर से ही सही पर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला होगा। लग्न में, लग्न का मान 2 अंश का बना है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का लग्न बना है। लग्न में शुक्र 3 अंश के वक्री हैं, इनका काफ़ी कुछ परिणाम 12वें भाव की तरफ भी शिफ्ट होगा, और मंगल 27 अंश के बैठे हैं उच्च की राशि में। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे भवन में निवास करने वाला, पैसे की कभी भी फिक्र न करने वाला, बेहतरीन मानसिकता के साथ, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति से कई बार यहाँ पे व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल उच्च के हैं। एक अलग तरीके का जल्दबाज प्रवृत्ति होगा, लेकिन व्यक्ति कभी भी उस जल्दबाजी में अपना काम नुकसान नहीं करेगा। मतलब उसकी जल्दबाजी उसके पैरों का नुकसान नहीं करेगी। वो जल्दी जल्दी चल करके अपने पैरों को नहीं तोड़ेगा। मतलब यह है कि वो अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाएगा, व्यवस्थित है, साहसी है, रिस्पॉन्सिबल है, और लक्ष्मी संपन्न भी है। लक्ष्मी संपन्न क्यों है? क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं, 2 केंद्रों के स्वामी एक साथ बैठे हैं, और सप्तम भाव में केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठा है। ये बात और भी समझनी होगी कि यहाँ चंद्रमा जो होंगे वो बिल्कुल मारक नहीं होंगे। चंद्रमा को मारक दोष सबसे कम, जितने भी ग्रह हैं उसमें सबसे कमजोर मारक दोष चंद्रमा को ही लगता है। इसका अर्थ होगा कि यहाँ पे चंद्रमा बहुत सामान्य मारक ग्रह की भूमिका निभाएंगे। इनके ऊपर राहु और केतु में से किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इस वजह से आपके कुंडली के चंद्रमा मारक सिद्ध नहीं होंगे। मतलब मकर लग्न की कुंडली के लिए चंद्रमा मारक होने के बावजूद और सप्तम भाव में बैठे होने के बावजूद भी बिल्कुल मारने में सहायता करेंगे। तो मारक कौन बनेंगे? द्वितीय भाव में बैठे हैं गुरु केतु के साथ, जो मकर लग्न की कुंडली के लिए 12वें के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं, और ये दोनों ही भाव में तीसरा भाव मारक भाव होता है। और जब जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी दूसरे भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को कफ से मारेंगे। पेट में अल्सर, जलोदर, पेट में की बीमारियां जो होती हैं वो परेशान करती हैं, और कई बार व्यक्ति को उसके कारण पेट में गैस बन जाए, कफ बन जाए, हृदय क्षेत्र में परेशानी होने के कारण व्यक्ति, वो मृत्यु का कारण बनेगी, क्योंकि द्वितीय भाव जो होता है वो मृत्यु का कारण दिखाता है। तो जो द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं केतु के साथ, तो व्यक्ति को अच्छे जगह से धन आएगा, अनुभव भी मिलेगा और धन की प्राप्ति भी होगी। और व्यक्ति की मृत्यु का कारण कफ और हृदय क्षेत्र का कमजोर होना या मृत्यु के समय पे इन दोनों अंगों का सामान्यतया शिथिल पड़ जाना ही मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन मारक बनेंगे कौन इस कुंडली में? शनिदेव लग्नेश और धनेश होते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण वो उस भाव के मारक प्रभावों से युक्त भी होंगे, लेकिन द्वितीय भाव पे गुरु और केतु के बैठने के कारण इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह के रूप में देवगुरु बृहस्पति और केतु बनेंगे। क्लियर है? अब राहु और जो है वो सूर्य बुध क्या करेंगे? तो राहु आपकी समस्या को खींचेंगे, लंबा ले चलेंगे, उसमें विलंब कराएंगे। कोई एक परेशानी जो राहु की दशा में लग जाए वो जल्दी खत्म होने का नाम न ले। और उस राहु की दृष्टि जब अष्टम भाव से बैठ करके सूर्य पे पड़ेगी तो धन कमाने के लिए कई बार व्यक्ति को छोटा मोटा
मतभेद करना पड़ता है, या कई बार थोड़ी यात्रा करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत बेचैनी भी होती है। और वही बुध के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो वो व्यक्ति के दिमाग को बहुत सारे प्रश्नों में रखने वाला, तर्क वितर्क करने वाला, आसानी से किसी बात का विश्वास ना करने वाला, बेहतरीन मानसिकता के साथ ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने वाला बना देते हैं। तो मारक कौन बने? सूर्य तो नहीं, राहु मारक बनेंगे। अष्टम भाव में बैठने के कारण मारक क्या करेंगे? आपकी समस्या को बड़ा बनाएंगे, आपकी समस्या के हल तक पहुंचने में आपको विलंब होगा। आपके दिमाग में इस तरीके की बातें लेके आएंगे जो बिल्कुल है ही नहीं, मतलब बेवजह की बातें। धन आ जाए तो उसको कहाँ व्यय करना है, धन आया तो उसको कहाँ व्यय करें, धन आया तो कैसे आया, कहाँ आया, मतलब इस तरीके की दिमाग में बातें चलती रहती है। और गुरु केतु के संपर्क में है तो वहां पे वो गुरु राहु केतु मारक बनेंगे। मतलब इस कुंडली के लिए देवगुरु बृहस्पति प्रधान मारक ग्रह के रूप में बनेंगे। दूसरे नंबर पे केतु, तीसरे नंबर पे राहु देव, चौथे नंबर पे इस कुंडली के लिए शनिदेव भी मारक ही होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। क्लियर है? तो ये इतनी बात है। द्वितीय भाव में जो गुरु बैठे हैं वो बैठे हैं एक अंश के धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल उच्च के हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में ही अपने नक्षत्र में बैठे हैं। और केतु 17 अंश के बैठे हैं। वहाँ पे कोई ऐसे गुरु चांडाल जैसी कोई बात नहीं है। वहाँ पे केतु और गुरु आपको महान धार्मिक बना रहे हैं, दानी बना रहे हैं, अनुभवी बना रहे हैं, और सारगर्भित बात करने वाला समझदार बना रहे हैं। तृतीय भाव में शनिदेव बैठे हैं 20 अंश के रेवती नक्षत्र में, और बुध बैठे हैं मूल नक्षत्र के। तो शनि की दृष्टि बुध पे है, तो तकनीक, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक रिसर्च, आधुनिक प्रयोग को समझने और जानने वाला, और इस तरीके के विषयों का ज्ञान रखने वाला। तीसरे भाव के शनिदेव व्यक्ति को थोड़ा आलसी भी बनाते हैं। हालांकि सूर्य के ऊपर जो शनि की दृष्टि जा रही है, वो कभी कभी व्यक्ति को कुछ ऐसे कृत्य भी करने पड़ते हैं जिससे सरकारी धन बचाया जा सके, या सरकार की दृष्टि में धन ना आए और उसका धन उसके पास बचा रह जाए, मतलब टैक्स बचा लेना। ऐसा वाला काम भी व्यक्ति करते हुए नजर आ रहा है, या कई बार वो अपने टैक्स बचाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ों को करने के लिए अपना धन को बचाने की कोशिश में जुगत में रहता है, पर वहाँ से हमें सावधानी भी बरतनी होगी। यहाँ पे ये इतनी सारी स्थिति है। चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव खाली है, लेकिन पंचमेश लग्न में बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान और यशस्वी होगा, संततिवान होगा, और निश्चित रूप से एक सुंदर दाम्पत्य का मालिक होगा। छठवें भाव के स्वामी का छठवें भाव को देखना, व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी लंबी बीमारी नहीं। हालांकि एक बात और है कि छठवें भाव को अगर बुधदेव देख रहे हैं तो व्यक्ति के घर में ब्राह्मणों का आना जाना लगा रहता है, वो ब्राह्मणों का पूजक होता है, वो उसके घर में निरंतर मंत्रोच्चार, वेद के मंत्रों की ध्वनि, ब्राह्मणों का आवागमन, गायों की सुरक्षा, गायों के प्रति जो जिज्ञासुपन की प्रवृत्ति होती है, उनकी सेवा शुश्रूषा का भाव ये बुधदेव देते रहते हैं। इतना ही नहीं, गुरु, बुध और सूर्य सबकी दृष्टि जन्म कुंडली के छठवें भाव पे है। इस वजह से व्यक्ति अपने शत्रु को भी बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। वो शत्रुओं से भी मित्रता करने की हैसियत रखता है, या उनके प्रति वैसे ही बुद्धि रखने वाला होता है। उसका कोई प्रबल शत्रु नहीं होता, उसका कोई प्रबल सारे लोग मित्र ही होते हैं। सबके प्रति उसके जीवन में और दिमाग में कृतज्ञता बनी रहती है। सप्तम स्थान में चंद्रमा अगर नहीं बैठे होते तो कुंडली का दाम्पत्य कमजोर होता। व्यक्ति पत्नी को प्रेम करने वाला, उनको समय देने वाला, और उनके पीछे पीछे घूमने वाला, उनसे अपनी सेवा कराने वाला, और ऐसा भाव रखने वाला कि सामने वाला जो है वो मुझे समझेगा, मेरा प्रेम स्वीकारेगा और मेरा आदर करेगा, ऐसा भाव रखने वाला होता है। जबकि अष्टम भाव के अधिपति का 12वें भाव में जाना, कई बार पिता के कारण थोड़े मोड़े मतभेद, या पिता के दुश्मन कई बार दुश्मनी निभाते रहते हैं। पिता के दुश्मन आपके भी दुश्मन हैं। पिता का प्रभाव कई बार कमजोर होता है, कई बार पिता का ऋण व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। इस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती हैं। पाचन तंत्र गड़बड़ होता है, हड्डियों में बीमारी होती है, नेत्र की ज्योति कई बार कमजोर होती है, हार्मोनल डिसबैलेंस, ये सारी चीजें जन्म कुंडली में दिखाई दे रही हैं। नवम भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना, व्यक्ति का धन सही जगह पे व्यक्ति को धन खर्च करने में कभी भी कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। उसके पास धर्म के लिए, न्याय के लिए, दर्शन के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए जीवन में सदैव उसके पास धन बना रहता है। और भगवान का परम भक्त वही होता है जो भगवान की सेवा भी करे और वक्त पड़ने पर चलते फिरते परोपकार, जहाँ पे आवश्यकता पड़े वहाँ पे परोपकार भी करता रहे, मतलब दीन दुखियों की सेवा करता रहे, दरिद्र नारायण की सेवा करता रहे। दशम स्थान के अधिपति का लग्न में बैठना व्यक्ति वर्कहलिक होता है, काम काम काम, और सदैव अपने कार्य को फोकस में रख कर आगे बढ़ना चाहता है,
खूब धनवान बनना चाहता है, खूब ऐशो आराम की जीवन जीने की इच्छा और लालसा रहती है, जिसमें वो सफल भी होते देखा जाता है। जबकि एकादशवें भाव के स्वामी का लग्न में आना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाने के साथ साथ, सौभाग्यशाली बनाने के साथ साथ, धनवान बनाने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, जन्म कुंडली के 12वें भाव में जो सूर्य बुध बैठे हैं, जहां पे सारे लोग सोचना बंद कर देते हैं, वहां से व्यक्ति की व्यापारिक दिमाग शुरू होती है। मतलब वहां से व्यक्ति का व्यापार सफल हो, लाभ सफल हो, ज्ञान सफल हो, ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये आपकी कुंडली का लग्न है। इसमें मैं ग्रहों के नक्षत्रों पे अगर चिंतन कर दूं यहीं पे, तो सूर्य बैठे हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 29 अंश के। इस वजह से आपको अपने पेट का ध्यान रखना चाहिए, हड्डियों का ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा बैठे हैं पुष्य नक्षत्र में, अल्सर और कई बार इस तरीके की बीमारियां जो पेट के अंदर होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति पराक्रमी और 10-20 लोगों का खर्चा अपने जेब से उठाने वाला होता है। बुद्धदेव आपकी कुंडली में मूल नक्षत्र में बैठे हैं, जहां व्यक्ति व्यय करने से पहले और धन खर्च करने से पहले उसकी उपयोगिता को समझता है। ऐसे ही अंधाधुंध धन खर्च करने वाला नहीं होता, गलत जगह पे धन खर्च नहीं करता। हाँ, घूमने फिरने में दोस्तों के ऊपर खर्च करता है, पर उसकी एक बार जांच भी कर लेनी होगी। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति भी धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। वो समझदारी से कोई निर्णय लेता है, अपने कुटुंबजनों से कभी भी वो मतभेद नहीं चाहता है और सदैव दाता बना रहना चाहता है, वो किसी से लेना नहीं चाहता है। शुक्रदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में परोपकार, धर्म और अनुभवों का संचार होता रहता है। शुक्रदेव के बाद शनिदेव रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में आधुनिकता और धर्म को समझने की शक्ति, तीर्थ दर्शन और प्रैक्टिकलिज्म, ये सब शनिदेव दे रहे हैं। राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं, जहां व्यक्ति बहुत बार बहुत सारी चीजें विचार करता रहता है और कई बार बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देता है। ये आपकी कुंडली का लग्न है। नमांसा पे चर्चा कर देते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के कुछ और भी महत्वपूर्ण पक्षों पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है चंद्रमा, जो शुभग्रह हैं। इस कुंडली की दूसरी सबसे अच्छी बात है ब्राह्मण वर्ण और देवगण, जो व्यक्ति के जीवन को भाग दौड़ से बचाएगा और व्यक्ति को कभी भी उसकी असुरक्षा नहीं होने देगा। इस कुंडली की तीसरी सबसे अच्छी बात है, यहां भी 10 नंबर, यहां भी 10 नंबर। और मैं तो कहता हूं कि जब हम तुलना करते हैं तो ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है चंद्रमा के बाद। मतलब क्या है? एक वर्गोत्तम लग्न की कुंडली, अगर वो व्यक्ति अपनी एनर्जी को सही तरीके से पहचान रहा है, या तो फिर उससे उसका परिचय कराया गया है, तो वो कभी भी हारने वाला नहीं होता, वो विश्व विजय करने वाला होता है। और जन्म कुंडली में आचार्य वैद्यनाथ ने ये बात लिखी कि अगर कुंडली वर्गोत्तम लग्न की बनी है तो वो व्यक्ति कभी भी ऐसे सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। उसके पास अथाह संपत्ति होती है, अकूत संपत्ति का मालिक होता है और उसका कोई भी काम अधूरा नहीं रहता है। उसके सारे लक्ष्य वो अपने जीवन काल में पूरा करके ही निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसा तो नवमांश चक्र भी मकर का ही बना है, जहां लग्न में लग्नेश बैठे हैं। तुला राशि के गुरु व्यक्ति को व्यापारी बना रहे हैं और प्राइवेट नौकरी करने वाला, अच्छे पद पे नौकरी करने वाला। शुक्र यहाँ पे बैठे हैं दशम भाव के स्वामी के साथ। जरा ध्यान से देखिए, तो शुक्र लग्न के अधिपति और लाभ के अधिपति के साथ धन में बैठे थे। यहाँ पे गुरु जन्म कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं, व्यापारिक स्थिति, और यहाँ पे शुक्र बैठे हैं दशम भाव के अधिपति होकर के, जो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के संबंध ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, विवाह टूटेगा नहीं, स्थिरता मिलेगी और एक अच्छा खासा जो विवाह का माहौल है वो बहुत उत्तम रहेगा। दाम्पत्य के बाद, विवाह के सूत्र में बंधने के बाद व्यक्ति ऊंचे लाभ को प्राप्त करेगा और वो जो कुछ भी करेगा, नौकरी हो तो नौकरी, प्राइवेट हो तो प्राइवेट, व्यापार हो तो व्यापार, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। शुक्र यहाँ पे संबंधों को ऊंचाई दे रहे हैं, यहाँ पे केतु संबंधों में अनुभवों की प्राप्ति दे रहे हैं और यहाँ पे शनि उस संबंध को आगे बढ़ाना है, कैसे समझदार बनना है, कितना उसको समय देना है, कितना कौन सी विषयों का किसका ध्यान रखना है, ये सब नवमांसा चक्र के शनिदेव दे रहे हैं। नवांश चक्र में जो एक गड़बड़ी हुई है वो क्या हुई है? यहाँ मंगल और राहु बैठे हैं, जो कई बार व्यक्ति को एग्रेशन देते हैं, लेकिन विवाह टूटने का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बुध स्वग्रही होके बैठे हैं। यहाँ शनि स्वग्रही, यहाँ गुरु तुला राशि के, इस भाव के अधिपति द्वितीय भाव में, इस भाव के स्वामी जन्म कुंडली में लग्न में, जो
विवाह को या विवाह के बाद व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता, उसके पास सदैव काम भरा पड़ा है और सामाजिकता उसकी यूं और बढ़ती जाती है। यहाँ बुध विवाह का संपूर्ण सुख दे रहे हैं, यहाँ पे मंगल राहु गड़बड़ी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ फिर व्यक्ति जो सामने वाला होगा वो माता और पिता के बीच सामंजस्य बनाने वाला, संतुलन बनाने वाला ही होगा। और वहाँ पे जब कभी भी घर्षण दिखाई दे रहा है तो ये मंगल और राहु की दशा में कई बार ये पति के साथ या पत्नी के साथ जो घर्षण है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। दशमांसा चक्र में कन्या राशि का दशमांसा बना है, मतलब यहाँ के भाग्य भाव के स्वामी यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और लाभ भाव के अधिपति चंद्रमा 12वें भाव में, 12वें के स्वामी लग्न में मंगल बैठे हैं। कन्या राशि की कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते, इस वजह से कई बार कारोबार में पिता का उस तरीके का सुख प्राप्त नहीं होता है। गुरु और बुध समस्या को समझने की शक्ति, विपरीत स्थितियों के समय साहस, बल, धैर्य और अनुभवों का प्राप्त होना, ये गुरु और बुध आपको सकारात्मक परिणाम देंगे कारोबार के लिए। यहाँ जो राहु बैठे हैं ये कई बार उसमें मतभेद देते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब राहु की दशा में हो सकता है कि कई बार व्यक्ति की क्रिएटिविटी, उसकी बुद्धिमानी कई बार शांत या शिथिल हो जाए या वो कई बार काम ना करे। जबकि आपकी कुंडली में कारोबार को जीवन भर व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक काम करता रहता है। इतना ही नहीं, उस कारोबार का संपूर्ण सुख उसके विवाह के बाद भी उसको मिलता रहता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में अगर मैं सच्चे अर्थ में कहूँ तो नवम भाव में बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी, तो पंचम भाव के स्वामी का नवम भाव में बैठना और नवम भाव के स्वामी का स्वग्रही होना, ये आपके कारोबार में आपके भाग्य के सहयोग को अच्छा बना रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शनि और शुक्र आपके कारोबार में, आपका भाग्य उनकी दशाओं में आगे बढ़ेगा या कारोबार आगे बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, जातक के जीवन में एकादशवें भाव के स्वामी जरा देखिए तो धन भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी लग्न में बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में वो हर एक चीज प्राप्त करने की स्थिति में रहेगा और वो केतु और सूर्य देते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा बहुत ऋण भी इस कुंडली में बन रहा है, लेकिन ऋण में व्यक्ति मरेगा नहीं, व्यक्ति ऋण को चुका करके ही अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन समुचित तरीके से करने के बाद ही वो जीवन की लीला समाप्त करता है। क्लियर है? तो मैंने मारक ग्रह पे चर्चा की, अब इस कुंडली में आत्मकारक ग्रह पे एक बार ध्यान लेके आता हूं। तो आत्मकारक ग्रह में आपकी कुंडली में जो सर्वाधिक अंशों के साथ ग्रह विराजमान हैं वो आपकी कुंडली के सूर्य हैं, जो 29 अंश 50 कला के साथ हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं। सूर्य और चंद्रमा को अष्टम, छठवें, 12वें का दोष नहीं लगता है, पर 12वें भाव में है, शनि के संपर्क में है, शनि से दृष्ट हैं, राहु से दृष्ट हैं, और इस वजह से कई बार इस कुंडली के लिए आत्मकारक ग्रह सूर्य लग्न कुंडली में धनु राशि में, नवांश कुंडली में धनु राशि में, जरा ध्यान से समझिए परमात्मा ने कितना बड़ा वरदान दिया है। इस कुंडली के आत्मकारक ग्रह सूर्य होते हैं, वही वर्गोत्तम हैं। आत्मकारक ग्रह अगर बलवान हो जाए और कुंडली वर्गोत्तम हो जाए तो आपको जरा भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्या कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं। आपकी कुंडली में अद्भुत बल और भगवान ने असीम कृपा करके आपको भेजा हुआ है, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरे नंबर पे जो ग्रह आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह के रूप में बन रहा है वो आपकी कुंडली के मंगल देव हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वही अमात्य कारक हो रहा है, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में दाम्पत्य, परिवार, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, भवन, भूमि, वाहन, इन सभी विषयों का सुख भी निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न से 3 घर आगे बैठे हैं, और यहां से जब आप 3 घर आगे देखते हैं तो 1, 2, 3 यहां के अधिपति भी लग्न में बैठे हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की सामाजिकता आरूढ़ लग्न के आधार पर उसकी सामाजिकता हमेशा ही एनर्जी के साथ आगे बढ़ती रहेगी। वो कभी भी उसके जीवन में कभी भी ऐसा कृत्य उसके हाथ से नहीं होगा जिसके कारण सामाजिकता या उसकी सामाजिक जो प्रतिष्ठा है वो दांव पे लगे। हो गया। अब मैं आपकी कुंडली में एक एक ग्रहों को समझाता हूं कि लग्न, नवांश और दशमांश के आधार पर वो कितने अच्छे और कितने बुरे हैं, मतलब अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य लग्न कुंडली में धनु राशि में, नवांश कुंडली में भी धनु राशि में, दशमांश चक्र में वो कन्या राशि में बैठ रहे हैं 12वें भाव के स्वामी होकर के। सूर्य की दशा आपकी कुंडली में लाभ देने वाली होगी और निश्चित रूप से इस दशा काल में आप ऑटो पायलट मोड में चले जाएंगे या बहुत ही बेहतरीन लाभ प्राप्त करेंगे। उस समय आपको कुछ भी करना नहीं होता है। सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा लग्न कुंडली में कर्क राशि में, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, दशमांश चक्र के आधार पर भी वो आपको विदेशों से धन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से धन, अपने व्यापार से धन व्यक्ति को प्राप्त करते हुए देखा जाता है। मतलब चंद्रमा भी ठीक है, ये व्यवस्था दे रहे हैं,
आपको समझदार बना रहे हैं, शुद्ध अंतःकरण का, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं, ऐसा वाला इंसान बना रहे हैं। मंगल आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, नवांश चक्र में वो कन्या राशि में जा रहे हैं। मंगल की दशा में तीर्थ यात्रा, धर्म हो, दान हो, पुण्य हो, दर्शन हो, ये सब मंगल की दशा में होता दिख रहा है। और निश्चित रूप से मंगल की दशा में कारोबार में छोटी मोटी परेशानियां या पिता का प्रभाव थोड़ा बहुत कमजोर होता दिख रहा है। बुधदेव आपकी कुंडली के लग्न कुंडली में धनु राशि में, नवांश कुंडली में मिथुन राशि में, दशमांश चक्र में वो नीचाभिलाषी गुरु के साथ बैठे हुए हैं। इस वजह से फिर भी बुध आपको आपकी कुंडली में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, परिवार और व्यापार को अच्छा नेचर देना, ये देवगुरु बुधदेव आपकी कुंडली में दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, नवांश कुंडली में तुला राशि में। देवगुरु बृहस्पति आपको अपनी दशा काल में यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन और अच्छा धन संचय करने वाला ग्रह बना रहे हैं। शुक्रदेव आपकी कुंडली के मकर राशि में, नवांश कुंडली में कुंभ राशि में। शुक्र की दशा व्यक्ति को धन जोड़ने वाला बनाएगी। यहाँ व्यक्ति पैसा बचाएगा या लगभग शुक्र की दशा बीतते बीतते व्यक्ति के पास एक अच्छी खासी संपत्ति शुक्र की दशा में इकट्ठा हो जाएगी। शनिदेव की दशा आपकी कुंडली के लिए लग्न कुंडली में मीन राशि में, नवांश कुंडली में मकर राशि में, दशमांशा कुंडली में वृष राशि में बैठ रहे हैं। तो शनि की दशा में व्यक्ति मेहनत करेगा, पराक्रमी होगा और अपनी कमजोरी और मजबूती को समझेगा और साथ ही साथ उस दशा काल में उसके भाग्य के बल से कारोबार आगे बढ़ जाएंगे। राहु लग्न कुंडली में सिंह राशि के राहु खराब नहीं होते हैं। इस वजह से राहु देव आपकी कुंडली में धन लाभ देने वाले बन रहे हैं। बस उस दशा काल में हमें बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रश्न नहीं बनाना है। अष्टम भाव के राहु कई बार बहुत अच्छे नहीं परिणाम देते हैं, कई बार वो बहुत बेवजह की चिंताओं से आपको ग्रसित कर लेते हैं। तो ये लग्न, नवांश और दशमांशा में एक एक ग्रहों की स्थिति रही। अब मैं कुंडली की कुछ बेसिक बातों से आपका परिचय करा देता हूँ। इस कुंडली में अगर और भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, नक्षत्र के आधार पर अगर बात करें तो पुष्य नक्षत्र में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। और सामान्यतया इस कुंडली के और भी जो काम करने हो, जैसे कोई भी शुभ कार्य करना हो, उसमें उत्तराषाढ़ा, रेवती, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, मृगशीरा, श्रवण और पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए शनिवार और शुक्रवार का अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 8 और 1 अच्छा रहेगा। दिशा जिसमें आप घर बनाना चाहते हो, जो फ्रंट हो, वो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, पूर्वी फ्रंट जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विवाह वगैरह के मामले में अगर मैं बात कर दूं तो मकर राशि मकर लग्न, मीन राशि मीन लग्न, कर्क राशि कर्क लग्न की जातिकाएं श्रेष्ठ होंगी। विवाह की दिशा पश्चिम और उत्तर ज़्यादा बेहतर होगा। अभी वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है। 2026 के नवंबर के बाद और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पर एक बात और है, इस कुंडली में आप अगर रत्न धारण करना चाहें तो सफ़ेद पुखराज धारण कर सकते हैं, ओपल या हीरा भी धारण कर सकते हैं। पर सफ़ेद पुखराज और ओपल ज़्यादा ठीक रहेगा, हीरा थोड़ा महंगा है और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार। दूसरा, इस कुंडली में दोष जनित जितनी भी समस्या है उसमें गुरुओं की सेवा, गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा से युक्त हो जाना और बहुत ज़्यादा किसी विषय पे बहुत ज़्यादा विचार न करना। इस कुंडली में महादशा अंतरदशा में कौन कौन सी ग्रह दशा में हमें सावधानी बरतनी होगी, तो अभी शुक्र में जब राहु आएंगे तब हमें परेशानी होगी। उसके बाद इस शुक्र की महादशा में जब राहु केतु एक्टिव होंगे तब, और एक केतु 2042 में, और एक बार उसी शुक्र की महादशा में जब गुरु आएंगे, शुक्र में गुरु जो कि 2033 में आएंगे 36 तक, उस समय ये आर्थिक रूप से परेशान करेंगे या कई बार मानसिक पीड़ा होती है। उसके बाद जब सूर्य की दशा आएगी तो उस सूर्य की महादशा में राहु का अंतर और उस सूर्य की महादशा में शनि का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। उस सूर्य की महादशा में केतु का अंतर भी कई बार मानसिक कष्ट, आर्थिक परेशानी दे सकता है, सामाजिक परेशानी दे सकता है। इस कुंडली में चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर, चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर और चंद्रमा की महादशा में गुरु केतु का अंतर कष्ट देने वाला हो सकता है। ये आपकी कुंडली में 2059 के बाद जब मंगल की दशा आएगी तो ये आपकी कुंडली में कई बार मंगल की दशा में सूर्य बुध, मंगल की दशा में शनि, मंगल की दशा में राहु केतु, ये थोड़े कष्टदायक, मतलब बुढ़ापे में मंगल की दशा जब आएगी तब हमें अपने आप को बहुत सावधानी से, हालांकि उतनी दूर तक देखने की शक्ति अभी हमें विकसित करनी भी नहीं चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। दुनिया के जितने भी दोष हैं वो भगवान के नाम और उनके स्मरण से ठीक हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस कुंडली में ऐसी कोई विशेष दोष वाली कोई बात है नहीं। आयु अच्छी है, धर्म अच्छा है, परोपकार है, तो कुंडली आगे बढ़ जाएगी।
जितना मैंने व्यवसाय बताया है, पेट्रोलियम का क्षेत्र बताया है, खनिज पदार्थों का क्षेत्र बताया है, केमिकल का बताया है, ट्रांसपोर्ट का बताया है, उसके बाद राजस्व अधिकारी का बताया है, आईएएस अधिकारी, उच्च अधिकारी, कर वसूलने वाला अधिकारी जो होता है, ये सब आपकी कुंडली में इस क्षेत्र से धन कमाने का योग लगा हुआ है। क्लियर है? होरा चक्र के आधार पर अगर मैं आपकी कुंडली में और भी चीजें समझा दूं तो आपकी कुंडली में शुक्र, सूर्य, राहु और केतु की दशाएं मानसिक शांति देने वाली होंगी, जबकि चंद्रमा, गुरु, शनि, बुध और मंगल की दशा में से गुरु मंगल की दशा लाभ देने वाली और चंद्रमा, शनि और बुध की दशा हेडेक देने वाली होंगी। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो आप गुरु की दशा के साथ साथ शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ियां खरीदनी हो या जमीन खरीदना हो। माता पिता के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो पिता का सुख मैं थोड़ा कमजोर देख रहा हूं, माता का पक्ष भी ठीक ठाक है। संतान वगैरह का योग आपकी कुंडली में 100% है और ये कुंडली पूजा पाठ, धर्मशास्त्र अध्ययन, समाधि मतलब ध्यान लगाना, इन सभी के मामले में अच्छी बनी है। अरिष्ट चक्र के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो हमें अपने पेट का और पेट के निचले हिस्से का ध्यान रखना होगा। हार्मोनल डिसबैलेंस ना हो, आंखों की समस्या परेशान ना करे, इसका ध्यान रखना होगा। हड्डियों में कमजोरी ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। विशेषतः हमें किन दशाओं में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा मैं ये बता देता हूँ। राहु और केतु जब कभी भी एक्टिव हों और सूर्य जब कभी भी एक्टिव हों, साथ ही साथ गुरु जब कभी भी एक्टिव होते हैं तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इतनी सारी चीजें हैं। अब मैं अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। व्यक्तित्व तो ठीक है, हमें उसको और भी ज्यादा शांत करना होगा। पैतृक संपत्ति को और भी ज्यादा दिशा देनी होगी। हम उसका इस्तेमाल और ज्यादा कैसे बेहतर कर सकते हैं। मेहनत और बढ़ाने की आवश्यकता है, आलस्य न करें और ख्याली पुलाव न पकाएं। इसके साथ साथ हमें इकट्ठा करने पे ज़्यादा फोकस करना है। हम नींद अच्छी लेंगे, प्राणायाम करेंगे, घर की सफाई खुद से करेंगे, गाय की सेवा करेंगे। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम, ये सब इस कुंडली के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी और व्यापार दोनों ही किए जा सकते हैं। कंसंट्रेशन पे फोकस करना है, उलूल जुलूल बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। धर्म का मान ठीक है। सामाजिकता 100% बहुत अच्छी है, जिसमें राजनीति का लाभ भी व्यक्ति को मिलता है, नेताओं से फायदा हो जाता है। व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उससे ज़्यादा प्राप्त करेगा और ऋण में नहीं जाएगा। क्लियर है? बैंकिंग और फिनांस का क्षेत्र भी इस कुंडली में, मैनेजमेंट का क्षेत्र भी सूर्य बुध 12वें भाव में लगा रहे हैं। इस अवस्था के आधार पर व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के भी कोई ऐसी शिक्षा अर्जित करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।